नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे थे कि इस समय अनुष्ठान क्लासेस पे रसायन विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़रूरी और ख़ास हैं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए टाइम को बिना लॉस करते हुए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। आपने ठोस अवस्था तक रसायन विज्ञान में टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम में हम चलते हैं द्रव अवस्था में, या इसको बोलेंगे लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था। ठीक है, तो द्रव अवस्था में क्या होता है? पहली चीज़, द्रव अवस्था में आप देखिएगा, ये मान लीजिए द्रव अवस्था है। ठीक है, तो द्रव अवस्था में जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूरी होती है, और मॉलिक्यूल के बीच में जो ये दूरी है, ये स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंतर आणविक दूरी, या इसी को कभी कब दूरी को लिखा जाता है अंतर आणविक अवकाश या रिक्त स्थान। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ठोस अवस्था में जो अणु हैं उनके बीच में काफ़ी दूरी है, या अंतर आणविक दूरी काफ़ी अधिक है। ठीक है, जब अंतर आणविक दूरी काफ़ी अधिक होगी तो यानी वो मॉलिक्यूल, वो अणु क्या होंगे, इस पात्र में यानी गति करने के लिए क्या होंगे, थोड़े से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, जब गति करने के स्वतंत्र होंगे तो ये क्या होगी, यानी यहाँ पर द्रव अवस्था क्या करती है, ठोस की अपेक्षा क्या कर सकती है, गति कर सकती है। ठीक है, अगर अंतर आणविक दूरी क्या है, अधिक है, यानी अगर अंतर आणविक दूरी अधिक है तो आप जानेंगे इसके बीच में जो ससंजक बल कार्य करता है, ससंजक बल जो कार्य करता है वो क्या हो जाएगा, ससंजक बल क्या हो जाएगा, ससंजक बल कम हो जाएगा। ठीक है, जब ससंजक बल कम हो जाएगा तो आप जानेंगे इस कारण से जो इसकी आकृति होती है, द्रव अवस्था की जो आकृति होगी वो क्या होगी, निश्चित नहीं होती। लेकिन इसे जिस पात्र में रखेंगे, क्योंकि उसी पात्र का ये आकार ले लेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब आइए हम द्रव अवस्था की विशेषताएं लिखते हैं एग्जाम में, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट है? पहली चीज़, कथन में आ सकता है कि द्रव अवस्था के लिए कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो उस कथन में बात करते हुए आइए हम बात करते हैं कि द्रव अवस्था की क्या विशेषताएं। अगर द्रव अवस्था की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता आप ये मान सकते हैं, चूँकि इनमें अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है इसलिए इनका आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। लेकिन ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र के आयतन को क्या कर लेते हैं, उसी पात्र के आयतन में अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो दूसरी विशेषता है वहाँ पर क्या होती है, इसका जो आयतन होता है, द्रव अवस्था का जो आयतन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरी चीज़ क्या होगी, इनके बीच में जो अंतर आणविक दूरी है, अंतर आणविक जो दूरी है, अंतर आणविक दूरी क्या होती है, ठोस की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। यानी हम कह सकते हैं, चौथे पॉइंट की बात करें तो अंतर आणविक दूरी अगर ठोस की अपेक्षा अधिक है तो इसका मतलब है जो ससंजक बल है, ससंजक बल इसमें क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करेंगे द्रव की सतह की बात करेंगे। तो द्रव की सतह जो होती है इस कंडीशन में, द्रव की सतह हमेशा क्या होगी, हमेशा समतल होती है, हमेशा समतल होती है। ठीक है,
और इसके बीच में जो आकर्षण बल या ससंजक बल कार्य करेगा वो क्या होगा? आकर्षण बल हमेशा ही पृथक्कारी बल से अधिक होगा। पृथक्कारी बल से अधिक होगा, ठीक है। यानी अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आ जाता है तो वो ऑप्शन आपके आंसर के लिए क्या होगा? एकदम उपयुक्त होगा, ठीक है। आपको बता दिए ससंजक बल ठोस के अपेक्षा कम होती है। अब यहाँ पर क्या होगा? अणु जो होंगे कम घने रूप में संकुलित होंगे कम घने रूप में संकुलित होंगे, ठीक है। ये हुई आपकी द्रव अवस्था की विशेषताएं। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए। आप यूपीएससी के एग्जाम में भी अगर साइंस का कोई पोर्शन आता है तो आप जानते हैं यूपीएससी के एग्जाम में कथन वाइज दिया होता है। इसमें से 2-3 कथन दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे 1, 2, 3 सही है, कथन 1 या 2 सही है, कथन 3 या 4 सही है, या केवल 1 सही है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला लिखते हैं गैस अवस्था, या इसको बोलेंगे गैसियस स्टेट। अब गैस अवस्था में देखिएगा, गैस अवस्था में जो अणु होते हैं, अब अणु होते हैं, अगर ये मान लीजिए कमरा है तो इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब इसके अणु बहुत दूर होंगे तो एक दूसरे से अणु के बीच में जो अंतर आणविक दूरी होगी वो क्या होगी? बहुत अधिक होगी। जो अंतर आणविक दूरी होगी वो क्या होगी? बहुत अधिक होगी। जब दूरी बहुत अधिक होगी तो आप जानते हैं जब दूरी बहुत अधिक होगी तो उस कंडीशन में इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है वो बहुत ही क्षीण हो जाता है। बल तो कार्य करता है लेकिन बल बहुत ही क्षीण हो जाएगा, ठीक है। तो उस कारण से अब जब यहाँ पे देख रहे हैं अणु ही बहुत दूर दूर हैं, यानी अब अणु किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। यानी अब अणु यहाँ पर किस प्रकार से गति करते हैं? अणु यहाँ पर जिग जैग मोशन में गति करते हैं, ठीक है। यानी गैसों में कौन सी गति पाई जाएगी? गैसों में पाई जाएगी ब्राउनी गति, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आइए हम गैस की अवस्था की विशेषताएं लिखते हैं और आगे की ओर टॉपिक को बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं जब दूरी अधिक है तो यानी आप ये कह सकते हैं कि आकार एवं आयतन दोनों क्या हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या हैं? अनिश्चित होते हैं। अगर गैसों की बात करें तो गैसों में किस प्रकार की गति होती है? गैसों में ब्राउनी गति होती है। ब्राउनी गति का मतलब होता है ये जिगजैग मोशन में क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें पृष्ठतल की बात करें तो इसमें कोई पृष्ठतल नहीं होता है, कोई पृष्ठतल नहीं होता है। पृष्ठ की बात करें, द्रव अवस्था में देखते हैं गिलास में अगर पानी भर दें तो गिलास देखेंगे उसका जो द्रव रहेगा बिल्कुल समतल रहेगा, ठीक है। यानी उसका पृष्ठ कैसा रहेगा? समतल रहेगा। अब यहाँ पे जो ससंजक बल कार्य करता है, ससंजक बल वो क्या होगा? हमेशा पृथक्कारी बल से कम होगा, पृथक्कारी बल से कम होगा, ठीक है। पृथक्कारी बल से क्या होगा? हमेशा कम होगा। पांचवा हम ये कह सकते हैं, पांचवा क्या कह सकते हैं कि अणुओं में क्या होती है? ब्राउनी गति होती है, या अणुओं में हम कैसे कह सकते हैं कैसी गति होती है? या रैखिक गति होती है। ये आपकी हुई गैस अवस्था की विशेषता है, ठीक है। इतनी विशेषताएं लिखी हैं, उसके आगे की ओर चलते हैं।
तो धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते चलिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। अब गैस अवस्था की बात करते हैं। तो गैस अवस्था के बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं कुछ अन्य अवस्थाओं के बारे में बात करें। तो अन्य अवस्था में वर्तमान समय में 2 और अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। ठीक है। तो क्या करते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करें तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होगी, चौथी अवस्था, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा होगी। ठीक है। चौथी अवस्था क्या होगी, प्लाज्मा होगी। इसी प्रकार पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था को हम क्या कह देंगे, बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। क्या कहेंगे, बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। ठीक है। ये आपकी हो गई 5वीं अवस्था। अगर बात क्वेश्चन ये आ जाए कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। ठीक है। आइए इनके बारे में भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो हेडिंग लिखेंगे प्लाज्मा अवस्था। ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था की बात करेंगे तो प्लाज्मा अवस्था क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा अवस्था की जो खोज थी वो खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी बड़े अच्छे वैज्ञानिक हैं, विलियम क्रूप्स। विलियम क्रूप्स ने इसकी खोज की थी प्लाज्मा अवस्था की। अगर पूछा जाए कि इसका नामकरण जो है किसने किया था, तो इसका नामकरण किया था एक जेंटल आदमी, सरल और सुशील व्यक्ति, इरविंग लैम यूडर। ठीक है। किसने किया था, इरविंग लैम। ठीक है। इरविंग लैग यूडर। ठीक है। इरविंग लैग म्यूडर। ठीक है। अब देखिए विलियम क्रूप्स ने खोज इसकी कब की, खोज इसकी की थी 1879 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा अवस्था की जब बात करें तो प्लाज्मा अवस्था की बात करेंगे तो इसके तापमान की अगर बात करें तो प्लाज्मा अवस्था की जो तापमान होती है वो होती है 20,000 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 20,000 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर बात करें सूर्य एवं तारों की जो ऊष्मा है, सूर्य एवं तारों की जो ऊष्मा है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण होता है प्लाज्मा अवस्था। क्योंकि वो सब किस अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हुई प्लाज्मा अवस्था की बात। प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रूप्स ने की थी, नामकरण इरविंग लैग म्यूडर ने दी थी। ठीक है। अब आइए देखते हैं बोस आइंस्टीन कंसेप्ट क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बोस आइंस्टीन, इसको कहीं कहीं पर कंडेंसेट भी कहते हैं, कंडेंसेट। ठीक है, या कंसेप्ट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है या कहाँ पर पाया जाता है, या कम तापमान पर पाया जाता है, कम तापमान पर पाया जाता है। ठीक है। जब कम तापमान पर पाया जाएगा तो यानी ये चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, ये चीज़ें पाई जाएंगी आपकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर बर्फबारी पड़ती है। ठीक है। या ये कह सकते हैं यह तरल तथा ठोस को, या तरल तथा या ठोस को, ठीक है, ठोस को पूर्ण शून्य तापमान पर ठंडा करके क्या किया जाता है, ठंडा करके बनाया जाता है।
ठीक है, वो हुआ आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम होती। अब इसकी खोज बोस आइंस्टीन ने की थी, दोनों ने मिलकर की थी, क्योंकि इसमें बोस और आइंस्टीन दोनों के क्या किया गया था, दोनों के एनर्जी फार्मूले को क्या किया गया था, लिया गया था। तो इसे क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको डाउट होता है बहुत सारे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, सर तो पढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो डाउट्स कौन से हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमने आपको रिटन किया है, तो उसको हम बुक से ही लिखेंगे। ठीक है, आइए। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक, यानी आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना गया, किसे माना जाता है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन क्या दे देगा, पहला ऑप्शन देगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा ऑटो हान। और तीसरा ऑप्शन क्या दे सकता है, तीसरा ऑप्शन दे सकता है लेवासिए। ठीक है, लेवासियर। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या देते हैं, मेंडलीव। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या देते हैं, लेवाइसियर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी नाम लिखा होता है। तो आप जानते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक होते हैं वो लेवासियर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या है। आपको ऑप्शन दे दिया जाए, कौन कौन से ऑप्शन दे दिए जाए। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जाए 3, सेकंड ऑप्शन दे दिया जाए 4, थर्ड ऑप्शन दे दिया जाए 1, ठीक है, या 4 ऑप्शन दे दिया जाए 5। तो अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो अधिकतम संख्या यहाँ पर होगी 3। ठीक है, कितनी संख्या होगी, 3, क्योंकि मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। और जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट खोजा गया है वो आपकी खोज हुई है अलग से। ठीक है, मुख्यतः 3 ही पाए जाते हैं। तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन की चर्चा आपके कल करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक, जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक में जितने क्वेश्चन आएंगे साथ में हम उसको पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशन उतनी ही जल्दी से, उतने ही तेज़ी से क्या होगा, पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक है, चलते हैं, अपना ख्याल रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए।